हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का एग्ज़ाम रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है। इस एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपके जीएस से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन एंड अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स के हो जाते हैं, जिसके लिए आपको टोटल 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था। यदि आपने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, यदि आप अपना सॉल्यूशन पेपर मिलाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम टोटल 100 क्वेश्चंस का बिल्कुल सही सही सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पुनर्रचित की गई हैं, जो कि मुख्यतः डैश में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं ये पाई जाती हैं सुत्त पिटक में। ए यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो यहाँ पर आपसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है डेट इज प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रभावती गुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछा गया है, जिसमें आपको लुप्त संख्या की सहायता से इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, पर ये काफ़ी ज़्यादा उलझाने वाला प्रश्न रहा है। यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करना था। 6 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 निकल कर आएगा ये। फिर आप 3 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 निकल कर आएगा, दिस वन। एंड जब आप 2 में 6 को ऐड करेंगे तो ये निकल कर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आपका क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण या विभाजन से है, जो कि आधारित होता है। तो ये जो आपकी वृत्तिक संरचना है ये किस चीज़ पर आधारित होती है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। इसमें व्यवसाय और भूस्वामित्व इन दोनों में से किसी एक को भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही जो आंसर लग रहा है डेट इज़ व्यवसाय, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहूँगा। इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ ऑफिशियल आंसर के लिए आप इसका वेट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलाना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपकी फाइनेंशियल FYP जो 1951 से 1995 5 ईयर प्लान ये आपका आया था, ये आपका निकल कर आता है शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण से। तो यहाँ पर ए का 3rd ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर सेकंड जो आप देख रहे हैं 1956 से 51, इसमें आपका था त्वरित औद्योगिकरण से संबंधित था ये। तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो आपका जो ऑप्शन निकल कर आता है डेट इज़ 3-2। तो 3-2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर वर्ग का घन हो जाएगा। वर्ग एक 2D आकृति होती है, घन एक 3D होती है। इसी तरह वृत्त एक 2D आकृति होती है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा स्फीयर यानी गोला। यहाँ पर गोलार्ध हिंदी में लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी जगह पर गोला होना चाहिए। इंग्लिश में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर स्फीयर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, डेट इज क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं था। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ये जो हमारा 61th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके अंतर्गत ये चीज़ की गई थी। तो इसीलिए जो पहला यहाँ पर ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ये शामिल नहीं था। इसके अलावा बाकी जो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो UNEP है इसका हेडक्वार्टर स्थित है नैरोबी में, जो कि केन्या की राजधानी है। ये यहाँ पर नैरोबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 3। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर जब संघीय शासन प्रणाली की बात की जाती है, फेडरल सिस्टम की, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर 4। देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने
कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में 3 तरह की सूची है संविधान में, संघ सूची और राज्य सूची। इसके अलावा समवर्ती सूची। संघ सूची सेंट्रल के लिए है, केंद्र के विषयों पर यहाँ पर नियम बनाए जाते हैं। राज्य के लिए हमारी आ जाती है, राज्य में आ जाएगी पुलिस आ गई, शिक्षा आ गई, इस तरह के जो विषय हैं ये राज्य में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कानून बनाने की आज़ादी है। वहीं पर समवर्ती में कुछ ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर कानून संघ एवं राज्य दोनों प्रकार की सरकारें यहाँ पर बना सकती हैं। तो वैसे इस क्वेश्चन का जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पेरिस की ग्रैंड सैलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है डेट इज अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम क्या है? तो देखिए, जो बाल लिंगानुपात है इसका जो सही आंसर निकल कर आता है, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 11 का 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मिलान करना है, जो यात्री हैं ये यात्री किस देश से संबंध रखते हैं ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा, पहले यहाँ देख लेते हैं। मार्को पोलो इटली से आया था। मार्को पोलो जो आया था वो इटली से आया था। फिर इसके बाद यहाँ पर इब्न बतूता है जो कि मोरक्को से आया था। फिर अल-बरूनी की बात करें तो उज्बेकिस्तान से आया था। और फ्रैंकोइश वर्नियर ये फ्रांस से था। तो इस तरह से जो निकल कर आता है 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेट इज 3142। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड आंसर सही हो जाएगा, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें ही भारतीय पुरातत्व शास्त्र यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी? तो देखिए, जो स्वामित्व योजना है इसका फुल फॉर्म भी है स्वामित्व जो योजना है, ये स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया है। इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, यानी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 14 का 1st ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जो जमीन में ऐसे प्रदूषक जो कि नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं, उनको कहा जाता है लिचिट्स। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो मार्ग है ये कहाँ से होकर गुजरता है, जिसको हम बिग ट्रंक रूट नाम भी देते हैं, ये कहाँ से होकर गुजरता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है डेट इज उत्तरी अटलांटिक महासागर, द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से ये होकर गुजरता है, जिसे आप बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ओर हैं, अयस्क हैं, उनका मिलान कीजिए उनके जो रिलेटेड धातु हैं उनके साथ। तो जो तांबा है ये तांबा किसका है? तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में जो तांबा है ये क्यूप्राइट होता है, क्यूप्राइट से बनता है। लोहा हेमेटाइट से बनता है। या फिर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है ना बॉक्साइट है, इसका अयस्क जस्ती का कैलामाइन है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपके सही निकल कर आते हैं तो ये निकल कर आएगा 3 4 1 2 3 4 1 एंड 2। तो यहाँ पर मैच कीजिए ये आपका सेकंड ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 के साथ सूची 2 का यहाँ पर आपको मिलान करना है। अगेन ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ जाकर मिलेगा? ये मिलेगा गाइडेड मीडिया से, ठीक है, ये मीडिया से संबंधित है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये ऑब्वियसली ये प्रोटोकॉल है, तो ये 4th हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा 18 का 1st ऑप्शन, यानी 3 4 1 2। इसके अलावा आप देख पाएंगे यहाँ जो C में 1 निकल कर आ रहा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो आप सभी जानते हैं कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये अनगाइडेड मीडिया का उदाहरण होता है। एंड सर्किट्स की बात करें तो ये स्विचिंग टेक्निक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का 1st ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव से सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जो सुपरसोनिक हवाई जहाज होते हैं जिन्हें फाइटर प्लेन वगैरह कहते हैं, तो सॉक्स वेव को ये सृजित करते हैं यानी क्रिएट करते हैं, तो ये कहलाते हैं सोनिक बूम। जो सॉक्स वेव होती है ना, उनको हम सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का 2nd ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? तो देखिए, जो जीन होते हैं वो DNA के विशिष्ट अंग होते हैं, यानी इसके डिस्टिंक्ट पीसेस कहलाते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के, DNA के।
क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सूची 1 के साथ सूची 2 का अगेन हमें मिलान करना है। तो देखिए जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। 21 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मिलाने से पहले हम इसकी मैच करते हैं, कहाँ किससे ये मैच होने वाला है। तो प्राकृतिक चयन जो निकल कर आता है ये अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं, ठीक है, अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। फिर इसके बाद अगला जो इसका निकल कर आता है स्पेशिएशन यानी प्रज्ञातीकरण या प्रजातिकरण बोलेंगे इसको। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ये आएगा आपका नई प्रजातियों का जन्म होता है इससे, ठीक है। अब यहाँ पर आप थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट इज़ ब्लोपन। तो ब्लोपन क्या कहलाता है? तो ब्लोपन जो निकल कर आता है ये होता है प्रजातियों का क्षरण होने से, ठीक, शेष आपका सहक्रम विकास मिल जाएगा। इसमें अन्य जीवों के क्रम विकास को ये प्रभावित करता है। अब यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा दैट इज़ 3, 1 एंड 4 एंड 2। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 21 का ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन। इकोलॉजी अध्ययन क्या होता है? तो यहाँ पर इन्होंने पहले बोल दिया है कि अध्ययन, तो ये अध्ययन जो होता है ना इसमें हम करते हैं उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर 22 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यहाँ पर एक आपको सीरीज़ दी हुई है जिसे आपको सॉल्व करके पूरा करना है। तो आप जब पहले टर्म से सेकेंड टर्म की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 12.4 का डिफरेंस किया जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस ये कंटिन्यू यहाँ आगे भी चल रहा है, -12.4 सेम आगे भी यहाँ भी कंटिन्यू है। अब आपको अगेन यहाँ पर घटा देना है, तो 75.2 में से आप -12.4 को जब घटाएंगे तो यूनिट डिजिट में आपका 8 आएगा। ऑप्शंस आपको इतना ही मैच करना है, ये आपका सही हो जाएगा 62.8। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या निकालनी है, जो हमारी मिसिंग नंबर है फाइंड कीजिएगा। तो इसमें किया गया है 2.5 में जोड़ा गया है कितना 1 पर जोड़ा गया आपका 1.75 ऐड किया गया है, ठीक है। इस तरह से अगेन जब 4.25 में कितना ऐड किया गया है 1.75, तो 6 में भी 1.75 को 6 में भी कितना जोड़ेंगे 1.75 को, तो ये आपका निकल कर आएगा कितना निकलेगा 7.75। तो यहाँ पर 7.75 करेक्ट आंसर होगा। 24 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा 7.75। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 के साथ सूची 2 का यहाँ पर मिलान करना है। भारत के कुछ जीव जंतु हैं और उनकी जो वर्तमान में अवस्था है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा उससे पहले आप मिला लीजिए। तो देखिए जो आपका हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल एक परिसंकटमय है, वर्तमान में परिसंकटमय श्रेणी में इसको रखा गया है। गैंजेटिक डॉल्फिन यानी कि गंगा डॉल्फिन जो आपकी है ये आपकी संकटापन्न स्थिति में रखी गई है। फिर इसके बाद एशियाटिक जो चीता है इसको दुर्लभ रखा गया है और संगाई इसको लुप्तप्राय रखा गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर निकल कर आता है 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अब चलते हैं यहाँ पर जीएस सेक्शन हमारा खत्म होता है। जीएस प्लस हल्की सी इसमें रीजनिंग थी। हिंदी सेक्शन में भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 26 है हिंदी का। इसमें बोला गया है कि होनहार विरबान के होत चीकने पात, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा? उचित अर्थ आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है होने वाला काम होकर रहेगा, जी नहीं। होनहार के जो लक्षण है वो प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर है होनी का टाला नहीं टाला सकता, ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। वीर ही सफल होते हैं, ये भी आपका सही अर्थ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 27। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म शब्द क्या होंगे? तो पहला आप देखेंगे अस्त का उदय सही होता है, आरुचि का रुचि ये भी सही होता है, अथ का अनर्थ नहीं होता है, अथ का इति होता है। इसके बाद दूसरा आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन तो गलत हो गया है। आपको बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है, तो जहाँ जहाँ सी है वो ऑप्शन पहले ही हटा दीजिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है केवल एक ए, बी, डी और ई, तो डी भी सही है, आविर्भाव का तिरोभाव एंड अनुरक्ति का विरक्ति। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है? तो देखिए जो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार होता है ये होता है स्वाधीनता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आगे देखेंगे, वैसे इसमें आपको दिया गया है आगे गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़कर ही इन क्वेश्चंस के आंसर करने थे। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर कर चुके हैं इसका 28। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सोने के पिंजड़े की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है? तो देखिए जो सोने के पिंजड़े होते हैं तो तोता किस भाव से प्रेरित होकर यहाँ पर टकराता है?
वह सोचता है कि स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने की खुशी होगी। तो ये जो बाहर हो जाने के लिए है, इसका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है? तो देखिए, जो पराधीनता का भाव होता है यानी दूसरों के अधीनता का भाव, इसमें व्यक्ति की जो शक्तियाँ क्षीण होती हैं वो आपको बतानी है। तो 30 का यहाँ पर सही आंसर जाएगा सोचने और समझने की। भाई बोलेगा तो तभी तब वो स्वतंत्र रूप से सोच या समझ पाएगा। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह, तो कब होती हैं प्राणी की कुंठित प्रवृत्तियां? जब वह पराधीन होता है, यानी उसके पास स्वयं का अधीन नहीं होता है, दूसरों के अधीन होता है। जैसे कहा भी गया है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पराधीन व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो देखिए, पराधीन व्यक्ति जो होता है उसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, ना ही उसकी कोई स्वयं की प्रवृत्ति होती है, सोच विचार करने की क्षमता नहीं होती है। वैसे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर आपको सूची को मिलाना है। जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन सा व्यक्ति कहलाता है? जिसमें जानने की इच्छा होती है। तो ए का 3 हो जाएगा। बी का परोक्ष, जो आंखों के सामने ना हो, बिल्कुल उसे परोक्ष कहेंगे। फिर इसके बाद असक्त कौन होता है? जिसमें शक्ति ना हो। फिर निशाचर कौन होता है? जो रात में घूमता है, उनको हम निशाचर कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर निकल कर आएगा डेट इज सेकंड ऑप्शन 3 4 2 1। इसे आप मैच कर लीजिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। अब ये जो वाक्य आपको दिख रहा है, इसको सरल वाक्य में आपको रूपांतरित करना है, फिर बताना है कौन सा सही है ऑप्शन में से। मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है, ये नहीं बनेगा। जब लाल कमीज पहनी तब मेरा पड़ोसी बना, बिल्कुल नहीं। जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी है, नहीं। सरल वाक्य में बदलना है, ये तो जो आ गया इसमें मिश्रित वाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर होगा, सरल वाक्य बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है इसका सही विकल्प बताइए। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला, तो ये जो क्या है ना, एक संज्ञा है। आगे कह सकते थे कि सामने के मकान में जो सुशीला है वो अत्यंत मेधावी है, तो ये एक तरह से ये क्या है, संज्ञा। अगर आप इसे कहेंगे, किसी वाक्य बनाएंगे, तो ये आपका सब्जेक्ट बनकर आएगा और ये नाउन होगी। ठीक है, सुशीला क्योंकि नाम है तो इसलिए वो संज्ञा में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 में मिलान करना है आपको। देखिए, बाहर कौन आया, तो कौन आया यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल ठीक है। वह अपने आप चला जाएगा, तो अपने आप स्वयं हो गया ना, तो इसमें आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। यह ले जाओ, तो निश्चय हो गया, यह ले जाओ, तो ये आपका हो गया सेकंड। फिर यहाँ पर आता है आपका मैं कल चला जाऊँगा, तो ये आपका निकल कर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सही आंसर निकल कर आता है 4 1। इसके बाद आपका 36 में 4 1 और 2 और 3, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। अब देखते हैं 37। नाना जी फल खरीद कर घर लाए। वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप उपस्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको कहा गया है कि नाना जी फल खरीद कर घर लाए, तो पहले उन्होंने फलों को खरीदा है, एक क्रिया संपन्न हुई, फिर वो घर आए। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हो रही हैं, जिसमें एक क्रिया पहले संपन्न हो रही है, तो यहाँ पर निकल कर आती है पूर्वकालिक क्रिया, यानी 2 कामों से पहले, 2 कामों में से एक काम पहले संपन्न हुआ है, फिर दूसरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। 37 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भविष्यकाल के भेदों का उचित विकल्प क्या होगा। तो देखिए, भविष्यकाल के जो भेद हैं वो आपको बताने हैं इन विकल्पों में से। देखिए, सामान्य काल ये तो होगा नहीं भविष्य में, आसन्न भविष्यकाल या असंदिग्ध, तो इस तरह से कोई भविष्यकाल होता नहीं है। असंदिग्ध नहीं होता है, संदिग्ध होता है, हम आगे देखेंगे। सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल, तो ये देखिए यहाँ पर सामान्य नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है संदिग्ध भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन निकल कर आता है 38 का, यहाँ पर जो 38 का फोर्थ है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें संदिग्ध या अपूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन निकल कर आएगा 38 का, डेट इज ऑप्शन नंबर 3
क्या निकल कर आएगा, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद क्या है। तो यहाँ पर वाक्य है थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो यहाँ पर जो थोड़ा है इसके लिए आपको बताना है इसमें कौन सा विशेषण है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो देखिए जो थोड़ा शब्द है, पहली बात तो ये अनिश्चित है क्योंकि निश्चित नहीं है कितना भी है। इसके बाद ये जो है वो हमारा परिमाण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 दिया है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, तो जो हमारा थोड़ा है वो परिणाम तो है नहीं, वो परिमाण है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर है संख्यावाचक विशेषण, तो संख्या तो है नहीं इसमें, ये भी गलत हो गया। अब यदि हम बात करें यहाँ पर निश्चित की बात करें तो थोड़ा कोई हमारा निश्चित तो है नहीं, ये तो अनिश्चित है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 3 डेट इज़ परिमाणवाचक विशेषण, ये सही हो जाएगा। लेकिन यदि इन्होंने परिणाम को यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक माना परिणाम को, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, परिमाण, तब यहाँ पर जो आंसर निकल कर सही आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 अनिश्चित है क्योंकि थोड़ा लिखा है और परिमाणवाचक विशेषण, तब ये सही होगा। अदरवाइज इन्होंने इसको परिणाम ही माना है, तो आपका जो सही ऑप्शन निकल कर आना है डेट इज़ ऑप्शन नंबर 3 जो कि है परिमाणवाचक विशेषण। अब ये डिपेंड करता है एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था पर, ये किस ऑप्शन को यहाँ पर सही मानते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपसे पूछा गया है रेखांकित शब्द की कारक भेद का उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया हुआ है मैंने राधा को पुस्तक दी। तो देखिए जब भी हम किसी को कोई भी चीज़ दे देते हैं, दान दे देते हैं, तो वहाँ पर आपका आता है संप्रदान। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 डेट इज संप्रदान कारक। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो देखिए सेठ का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है सेठानी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सेठानी। अब क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है निम्नलिखित में से ला उपसर्ग बनने वाले शब्द नहीं हैं। तो ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से नहीं हैं वो आपको बताना है। लॉटरी, लाजवाब, लापता या फिर लाइलाज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ये आएगा लॉटरी, क्योंकि ला प्लस यदि हम टरी करें तो एक टरी कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, ये जो है कोई शब्द नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है वो उपसर्ग के रूप में यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए इन को तोड़ लीजिए, तो ला को हम जवाब में जोड़ते हैं तो लाजवाब होता है, ला को जब हम पता में जोड़ते हैं तो लापता होता है, इलाज में जब हम आगे ला जोड़ते हैं उपसर्ग तो हमारा लाइलाज बनता है। लेकिन लॉटरी में ऐसा कुछ नहीं होगा। 42 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय छांटिए। तो इन प्रत्ययों में जो सही प्रत्यय आपका निकल कर आएगा इसका हम एक बार भेद कर लेते हैं। तो देखिए जब मोटा शब्द में क्या जोड़ते हैं, आपा जोड़ते हैं, मोटा शब्द में आपा, तो निकल कर आता है मोटापा। इसी तरह से बुढ़ापा में भी बूढ़ा धन आपा जोड़ेंगे तो हमारा बुढ़ापा शब्द बन जाएगा, प्रत्यय है ये आपा। तो यहाँ 43 का थर्ड जो आंसर फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही होगा, डेट इज़ आपा। 43 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द क्या है वो आपको चुनकर बताना है। 44 में इसमें पूछा गया है सही वर्तनी। तो देखिए प्राप्ति, प्राप्ति गलत लिखा हुआ है। इसके बाद है कार्यक्रम, ये भी गलत है। गृहस्थ, ये भी गलत है। नीरस्ता, तो ये आपका 44 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है नीरस्ता। प्राप्ति में आप जानते हैं छोटी ई की मात्रा आती है, ये होता है प्राप्ति। ठीक है, अब यहाँ पर 44 का 4 ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप चुनना है वाक्य का। वाक्य है आपका मेरे को अपने मामा के घर जानी है। तो देखिए मेरे को ये भी शब्द गलत है और जानी है ये भी गलत है। तो यहाँ जो होगा वो होगा मुझे अपने मामा के घर जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का शुद्ध यहाँ पर रूप ये होने वाला है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। सूची 1 के साथ सूची 2 का यहाँ पर मिलान कीजिए। यहाँ पर देखेंगे कवि पर प्लस ईश्वर यदि हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कवीश्वर बनेगा। एग्जैक्टली सामने है आपका क्या होगा, कवीश्वर होगा। कवि में जब हम इंद्र को जोड़ेंगे तो कविंद्र होगा, बिल्कुल ठीक है। वेद में जब हम अंत को जोड़ेंगे तो वेदांत होगा, और शिव में आलय को जोड़ेंगे तो शिवालय होगा। पहले यहाँ पर आप इसको एलिमिनेट कर लीजिए, कवि में ईश्वर जोड़ते हैं तो कवीश्वर, यानी थर्ड ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये सही हो जाएगा 46 का ए ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। इसे यहाँ पर आपको विग्रह का समास के साथ जो मिलान करना है, तो देखेंगे जो ऋण से युक्त होता है, ऋण से युक्त यानी ऋण से मुक्त होने वाला, यानी अलग कर रहा है इसको, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा,
क्वेश्चन नंबर 47 में देखेंगे, यहाँ पर जो आपका होगा तत्पुरुष समास, ठीक है ना, ऋण से मुक्त है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पर मुख्य है जो मंत्री, ऐसा मंत्री जो मुख्य है। तो यहाँ पर जो आपका होगा ये क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, बिल्कुल ठीक है। समय के अनुसार, समय के अनुसार यानी अव्ययी भाव, समयानुसार। फिर यहाँ पर सीता और राम, तो द्वंद्व समास है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका निकल कर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, डेट इज क्वेश्चन नंबर 48। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेक स्थान और देखने और योग्य हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखना है इनके लिए, तो क्या निकल कर आएगा, दर्शनीय, दूरदर्शी, अवर्णनीय या फिर ऐतिहासिक। तो यहाँ पर निकल कर आएगा क्या, मनाली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, अनेक स्थान दर्शनीय है, ऐसे ही बोल सकते हैं, दर्शनीय स्थल ज़्यादा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद क्या है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर श्लेष, अनुप्रास, यमक, आप सभी जानते हैं शब्दालंकार होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। उसके बाद जो होते हैं आपके उत्प्रेक्षा जो दिया है ये आपका अर्थालंकार में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं श्लेष, अनुप्रास, यमक, ये हमारे क्या है, शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके शब्दालंकार हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित युग्मों में क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह क्या होगा। तो जो क्रोध दर्शाते हैं उन मुहावरों का सही समूह यहाँ पर चुनना है। पहला यहाँ पर है लाल पीला होना, तो बिल्कुल ठीक है, गुस्सा दिखाना ही होता है। पीठ दिखाना यानी डर कर भाग जाना, तो ये तो इसका नहीं होगा। खून खौलना, ये भी क्रोध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। आग बबूला होना, ये भी क्रोध दिखाने के लिए होगा। और दांत पीसना, तो ये भी हमारा क्रोध दिखाने के लिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पर बी ऑप्शन है उसे क्रॉस कर दीजिए, ए ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी। तो यहाँ पर जो आपका सही है वो आपका 4 निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 50 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर हमने हिंदी और जीएस के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा अगला सेक्शन निकल कर आता है वो है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट कुछ क्वेश्चन को टाइम लगेगा तो मैं उनके सीधे आंसर करके आगे बढ़ जाऊँगा। मैथ पोर्शन की इसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC है जिसमें DBC का मध्य बिंदु है, EAD का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं उनमें से कौन सा सही है ये बताना था। देखिए, ये जो इस तरह से आकृति बनाई गई है इसमें इन सभी पार्ट्स को ना बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। ये जो पार्ट दिया है ये पार्ट इतना, इसको यदि 1 वैल्यू देते हैं, ये जो बराबर होता है वो इसके होता है। और यहाँ पर इस तरह से एक पार्ट बनेगा तो 1 और 1 ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चारों पार्ट बराबर होते हैं। अब हम अपने ऑप्शंस की ओर बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ऑप्शंस की ओर यदि हम बढ़ें तो यहाँ पर आपको दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल BED के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है बिल्कुल ठीक है, अगर इसे पूरा देखें जो टोटल है तो ये ABC का क्षेत्रफल 4 है, BED इसका क्षेत्रफल 1 है, तो ये ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद दूसरा है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल BED के क्षेत्रफल का 2 गुना है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल, ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 2 है, त्रिभुज BED के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो BED का कितना है, 1 है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कि 4 है, त्रिभुज BED के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो BED का कितना है, 1, और 2 गुना बोल रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर इसके सही निकल कर आते हैं, जिसमें आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 है केवल A और B। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है 52। यहाँ पर है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष में यही धनराशि 1620 हो जाती है। तो आपको बताना है ये धनराशि कितनी होगी। तो सिंपल है, आप 5 वर्ष में निकाल लीजिए। यहाँ पर 5 से 1350 हो रही है, 8 वर्ष से कितनी हो रही है, 1620 हो रही है। जब आप इसको घटाएंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 270, यानी 3 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 270। और ये साधारण ब्याज है, SI है। 1 वर्ष में कितनी बड़ी होगी, तो 90 रुपये बड़ी होगी। ठीक है, 5 वर्ष में कितनी बड़ी होगी, 450 रुपये। अब आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, 1350 में से इसको घटा दीजिए 450। ठीक है, तो ये जो आपकी राशि थी, मूलधन था, वो निकल कर आ जाएगा 900 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53।
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 495 है और उनका जो मासा है वो 5 है। यदि दो संख्याओं में 10 का अंतर है तो वे संख्याएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन सबसे पहले देखिए, 10 का अंतर दिया है तो 45 और 50 में तो 5 का अंतर है, ये पहले ही गलत हो गया। फिर इसके बाद 40 और 55, यहाँ पर 15 का अंतर है, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 है, दोनों में ही 5-5 का डिफरेंस है। यदि हम एलसीएम की बात करें तो दोनों संख्याओं में पीछे जीरो लगा है तो हमारा एलसीएम है उसमें पीछे जीरो ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एलसीएम में 5 है, तो ऑब्वियसली हमारा जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होने वाला है 3, 45 और 55। इसके अलावा आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 45 एंड 55 का एलसीएम है वो आपका 495 निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहलते हुए कोई बालक अपने स्कूल 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है तो भी वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन इजी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। देखिए दूरी दोनों स्थितियों में बराबर है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी पहली स्थिति में ली हुई है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब दूरी कितनी है यहाँ पर? दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय कितना लिया? टी समय लिया है और 20 मिनट की देरी उसमें लगी है, ठीक है, तो ये निकल कर आएगा 20/60। फिर इसके बाद अगेन क्वेश्चन, हमारी जो क्वेश्चन बनेगी वो होगा कि अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा रहा है तो 20 हो गई है। फिर टाइम लगेगा टी और इसमें 5 मिनट की देरी तब भी उसे हो रही है, 5/60। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम निकल कर आएगा। आपके पास टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, तो आप उससे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं स्कूल की। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, डेट इज 55। जब 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कितने तरीके से उसे फेंका जाए कि उनका जो टोटल योग निकल कर आए वो 15 हो? तो वैसे इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर दे देता हूँ डायरेक्टली, ये आपका है 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो? ठीक है, इसके अलावा एक शर्त और है कि वह 13 से विभाज्य हो। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 13 से डिवाइड कर देख लेंगे कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। 13 पंचे 65 और 13 6 78, 78 में 6 जोड़ेंगे और 2, तो ये तो नहीं हो रही है डिवाइड। फिर यहाँ पर 13 7 91, ये भी डिवाइड नहीं हो रही है। 13 5 65 और ये भी डिवाइड नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर देख लीजिए, इन सभी संख्याओं को जो आपको दी हुई हैं 3, 5, 6, 8, 10 और 12, इन सभी का क्या आपको लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इसमें 2 ऐड कर देना है, एलसीएम प्लस 2। अब वो संख्या जो है ना निकल कर आई है वो 13 से डिवाइड हो जाएगी, वो आपकी है 962। 56 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 दिया हुआ है। वैसे ये जो आंसर है डायरेक्टली आप देख पाएंगे तो ये 0 ही आएगा इसका आंसर, लेकिन यदि आप इसमें एक फॉर्मूला लगा कर देखेंगे, डेट इज a + b का होल क्यूब बराबर, इस फार्मूला को यूज़ कीजिए और इसे सॉल्व करते जाइए। आपके सामने जो वैल्यू निकल कर आएगी इस पूरे पोर्शन की, वो निकल कर आएगी कितनी, 0। ठीक है, 57 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 58 की ओर बढ़ते हैं। एक्स नामक किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री के बीच कुछ रकम वितरित किया, ठीक है, और स्वयं के लिए भी कुछ धन रखा इन्होंने। कुल राशि का 20% उसने अपनी पत्नी को दिया और इसका 22% अपने स्वयं के लिए रखा। शेष धन का 60% उसने अपने पुत्रों में बांट दिया और इसकी शेष धनराशि जो है वो अपनी पुत्री को दे दी। यदि वह पुत्री को अपने पास रखी गई धनराशि से 2,940 रुपये अधिक देता है तो उसने अपने पुत्रों को कितना धन दिया? चलिए इसको हम बहुत आसान तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्स यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके पास मान लीजिए 100x रुपीज़ हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसने ये 4 लोगों में डिवाइड किया है। पहले यहाँ पर देखेंगे, पत्नी के लिए उसने 20 भाग दिया तो 20x हो जाएगा, खुद के लिए उसने 22 रखा तो 22x हो जाएगा। अब उसके पास जो बची हुई धनराशि है वो निकल कर आती है 58x। अब 58x में से क्या किया उसने, इस 58x में से 60% जो धन है वो अपने दोनों बेटों को दे दिया, तो 60/100 हो गया। इसके बाद जो उसकी बेटी थी उसके पास कितना बचेगा, 58x × 40/100, इतना उसके पास बच जाएगा। अब उसने कहा है कि जो उसकी बेटी के पास धनराशि है जो कि निकल कर आती है 58x × 40/100, ये उसकी धनराशि से, जो कि उसके पास कितना है, उसके पास था 22x, उससे कितना है 2940, इतना अधिक है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जो भी x की वैल्यू आएगी अब उसमें आपको उसके बेटों की धनराशि निकालनी है, तो आप 60 से क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60/100 से, तो वो आपकी जो आंसर है वो आपका सामने आ जाएगा उसके बेटों की। अब इसका जो सही आंसर निकल कर आ रहा है डेट इज़ 86,800 रुपये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 58।
58 का नहीं 86,000 नहीं आएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 85,260 रुपये। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे, 86,000 नहीं है, इसे आप क्रॉस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 59 है 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4 है, तो आपको यहाँ पर 10x की वैल्यू फाइंड करनी है। या तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर x बराबर क्या रख लीजिए 45, वैल्यू आप रख के सॉल्व करेंगे तब भी ये हो जाएगा। ठीक है, यदि आप वैल्यू नहीं रखना चाहते हैं तो इसे ईजिली से सॉल्व कीजिए। किससे? साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए तो वैल्यू आपके पास सामने निकल कर आ जाएंगे, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा √2, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। दो बसें एक समान गति से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक बस की लंबाई 40 मीटर है और 3 सेकंड में दोनों बसें एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं, तो प्रत्येक बस की चाल क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर जो प्रत्येक बस की चाल निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी कितनी? 48 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा, आपको पता है टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड। तो यहाँ पर देखिए टाइम 3 सेकंड है, डिस्टेंस जो है वो दोनों बसों की कितनी है? 40 है, तो 80 हो जाएगी, और स्पीड भी दोनों की सेम है तो 2x हो जाएगी। यहाँ पर आप वैल्यू निकाल लीजिए इसको, तो ये आपकी आएगी 80/3। फिर यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर देना है, तो 18/5 ये कितना आ जाएगा? इसे आप सॉल्व कीजिए तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा सही वो आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। ए और बी ने क्रमशः 2400 और 3600 रुपये का निवेश करके कोई व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय आरंभ होने के चौथे माह के अंत में x रुपये निवेश करके सी भी आ गया। 8 माह बाद जो बी है वो 600 रुपये निकाल लेता है। यदि 22,500 रुपये के वार्षिक लाभ में सी का शेयर इतना है, तो सी द्वारा किए गए निवेश की रकम क्या है? इसे आप सॉल्व कीजिए, इसमें थोड़ा डिटेल्ड मेथड यूज होगा ये वाला। 61 का सही आंसर यहाँ पर निकल कर जो आने वाला है वो है आपका 4800 रुपीज़। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 0.477 इसकी सही वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर क्या होता है, 0.47 के ऊपर बार लगा देते हैं, फिर हम 90 में से इस 47 को डिक्रीज़ करते हैं, और नीचे हमारा है वो 90 लिखना होता है। देखिए एक संख्या पर बार है तो हम आगे 9 लिख देते हैं, फिर जो हमारी बची हुई संख्या है उसकी जगह पे 0 लिख देते हैं। तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो 43/90 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। दिए गए आरेख में ABC एक असमद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण B पर है, तो ये B पर यहाँ पर 90 समकोण है। यदि PQ और BM समांतर हैं, ये दोनों लाइनें हैं, ये क्या हैं? समांतर हैं। यदि PQ और BM समांतर हों तो BM बराबर AM, तो जो BM है और AM है ये चीज़ हमें दी हुई है, ये इसके बराबर भी है। यदि PQ और BM समांतर हों और BM बराबर AM हो तो CPQ की वैल्यू क्या होगी? तो ये जो CPQ है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, तो ये निकल कर आएगा PCQ। ये जो एंगल है वो PCQ के बराबर होगा। अब देखिए जल्दी से समझ लीजिए कैसे होगा। देखिए यदि BM AM के बराबर है तो इसके सामने जो थीटा एंगल है और इसके सामने ये वाला थीटा, ये दोनों बराबर हो गए, ये आप समझ गए होंगे। अगर ये थीटा है, A एंगल थीटा है, ठीक है, और B एंगल कितना है? 90 है, तो C कितना होगा बताइए? तो C आपका क्या निकल कर आएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होगा ABC में? 180 होता है। C निकल कर आएगा आपका 90 माइनस थीटा। C कितना निकल कर आएगा? C होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, जो कि होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कहा गया है वो आपसे कहा गया है कि जो तीनों भुजाएं हैं वो आपकी बराबर नहीं होंगी किसी भी हाल में, तो ये आपकी सही आंसर होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 इसका। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, और यहाँ पर दिया है 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई बराबर 13, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे यदि हम एक एज्यूम करें 8 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 8 3 24 हो जाएगा सीधे। एक्स की जगह हमने क्या माना है? 8 माना है, और वाई की जगह क्या माना है? 3 माना है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। यदि हम एक्स की जगह 8 रखते हैं, यहाँ पर 8 आ जाएगा, वाई की जगह 3 आ जाएगा, तो ये कितना होगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 3 11, और ये 4 टाइम डिवाइड होगा, जो कि हो जाएगा कितना? 10। तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी होगा। इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 65। एक आदमी और एक बालक जितना कार्य कर सकते हैं, ठीक है, 1 मैन एंड 1 बॉय जितना भी कार्य कर सकते हैं, उसका 4 गुना कार्य, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 4। 4 गुना कार्य 5 आदमी 5 मैन और 2 बालक एक साथ मिलकर पूरा करते हैं 2 बॉय। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 4m प्लस 4 बॉय इक्वल 5m प्लस 2 बॉय। अब मैन को मैन की साइड ले आइए और बॉय को बॉय की साइड, तो ये हो जाएगा 2 बॉय इक्वल
1 मैन। तो यहाँ पर रेशियो निकल कर आएगा मैन एंड बॉय का 2:1। ये आपसे पूछा गया है एक आदमी और एक बालक की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:1। 65 का डी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 66 देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़े जाने पर वह ज्ञात इतनी संख्याओं से क्या है विभाज्य हो जाए। 3 जोड़े जाने पर तो इनका एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद उसमें से -3 कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम लेके -3 कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये संख्या निकल कर आएगी। ये देखिए यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है, इनका सबका जो एलसीएम होगा तो उसका यूनिट निकल कर आएगा 5। तो आपको 5 में से 3 डिक्रीज करना है। ऑप्शन में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए यूनिट डिजिट, तो ये यहाँ पे आ चुका है। 66 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67। रीना ने अपने गृह ऋण की मासिक किस्त के भुगतान में अपने मासिक वेतन का 20% व्यय किया। शेष वेतन में से 20% धनराशि गृहस्थी के खर्चे पर व्यय की, 10% पेट्रोल पर व्यय की। इस सब के व्यय के बाद उसके पास कुल इतने रुपए बचते हैं, तो आपका मासिक वेतन क्या होगा रीना का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकल कर आएगा ये आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 66,000 रुपये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 4 पासों को साथ साथ उछाला जाता है तो कितने तरीके से इन्हें फेंका जाए जिससे कि सभी पासों का जो कुल भोग हो, भोग यहाँ पर गलत लिखा है, भोग की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए कुल सम यानी कुल योग 23 हो। तो ये आपका सही आंसर निकल कर आएगा 68 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका सही आंसर क्या होगा 4। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसे सॉल्व करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। एक ऊपर फॉर्मूला बन रहा है डेट इज AQ माइनस BQ। तो ऊपर जो है ना वो ब्रैकेट में A माइनस बी रहेगा, नीचे A² प्लस AB एंड प्लस B², ये बनकर आएगा जो कि यहाँ पर कट जाएगा। तो आंसर आपका कैसे बनेगा, डायरेक्टली 0.02 में से आपको घटाना होगा 0.02 को, जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 0.20। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 670 पर। यहाँ पर a प्लस 1/b बराबर 1 दिया हुआ है एंड b प्लस 1/c बराबर वैल्यू भी बन दी हुई है। तो ABC का मान क्या होगा निकल कर आएगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर देखिए 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में आपसे पूछा गया है A/B इक्वल है 2:1, V/C इक्वल है 1:3, C/D इक्वल है 2:3 एंड D/E इक्वल है 1:2। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेना है। सारे जो अनुपातिक वैल्यूज़ हैं उनको इस तरह से बना लीजिएगा ABCDE, फिर जो वैल्यू निकल आए उसे सीधे आपको यहाँ पुट करना है। इसका जो सही निकल कर आएगा आंसर डेट इज 18/17, 18/17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। किसी व्यक्ति ने सूचीबद्ध मूल्य पर 20% छूट देकर 1500 रुपये के सूची मूल्य पर कोई सामान खरीदा, यानी मार्क प्राइस कितना है वो हमारा है 1500 रुपये। 1500 रुपये में छूट कितनी मिली है, 20% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू निकल कर आई, हम CP बात करें यदि, तो वो कितनी निकल कर आती है, वो निकल कर आएगी 1200 रुपये। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इस वस्तु पर कितनी और छूट दी जाए कि 1104 रुपये में इसे हम खरीद लें। तो यहाँ पर कितने रुपए की छूट मिल रही है, 96 रुपये की। कितने रुपए में से, 1200 रुपये में से इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 8% की यदि छूट और मिल जाए तो इस वस्तु को हम 1104 रुपये में खरीद सकते हैं। 72 का C ऑप्शन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 73 पर। कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ाता है, ठीक है, 10% इंक्रीज करता है, फिर उस वस्तु पर 15% की जो छूट है वो देने की घोषणा करता है। तो वास्तविक कीमत में कितने % की छूट दी गई ये हमको बताना है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो उसकी 10% कीमत बढ़ाई गई, 110 हुई, फिर इस पर उसे 15% की छूट दी गई। जब यहाँ पर इसकी 15% की छूट दी जाएगी तो कितना होगा, 110 गुणे 85 अपॉन कितना 100, कैंसिल आउट 11 5 55, 11 8 88 एंड 5 कितना हो जाएगा 93, और 93.5 ये आपका निकल कर आएगा। यानी 100 पर अब कितनी छूट एप्लीकेबल है, तो ये हो रही है आपकी 6.5% की। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 73 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 अनुक्रमिक विषम संख्याएं हैं, 3 अनुक्रमिक सम संख्याएं हैं। सबसे छोटी सम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या से 9 अधिक है। यदि दी गई सभी 3 विषम संख्याओं के औसत का वर्ग दी गई तीनों सम संख्याओं के औसत के वर्ग से 507 कम है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसमें कुछ इवन संख्याएं। तो ये देखिए ऑड संख्याएं मानते हैं पहले विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्या यदि हम माने कितनी, यहाँ पर यदि हम 11 को मान लें, फिर इसके बाद 13 को मान लें और 15 को। अब दिया है कि जो हमारी सबसे बड़ी विषम संख्या है उससे 9 अधिक है सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या 9 अधिक होगी, कितनी हो जाएगी, 15 और 9 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28। अब यहाँ पर क्या इन दोनों का अंतर देखिए 507 है। एवरेज निकालिए पहले, तो तीनों का एवरेज क्या होगा, विषम संख्याओं का 13, सम संख्याओं का कितना होगा 26, 26 का जो वर्ग होता है वो 676 होता है, 13 का कितना होता है 169 होता है। तो 16
में से 9 गया 7, यूनिट डिजिट 7 है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, 507 यहाँ पर कम है। तो इस प्रश्न का जो सही आपका जवाब निकल कर आएगा, सबसे छोटी संख्या होगी 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का, ये थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 है, यदि x+1 और x+2 बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के घटक यानी गुणांक हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको पुट करना है x बराबर पहले -1, फिर x बराबर क्या रखना है, -2 रखना है। यदि इसको जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसको आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर ABC की वैल्यू पुट करेंगे तो 3/2 आंसर हमारा सही आकर आ जाएगा। 72 का एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए अब यहाँ पर आपकी मैथ सेक्शन से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा इंग्लिश सेक्शन चालू हो चुका है जिसमें आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा, फिर आपको आंसर करना है। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहाँ पर 76 क्वेश्चन है, इंडिया कैन लुक फॉर फ्यूचर बिजनेस आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज, ये आपका निकल कर आएगा 76 का थर्ड ऑप्शन, डेट इज द इमर्जिंग पावर हाउसेस ऑफ द ब्रिक्स नेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, द रॉयल सोसाइटीज रिपोर्ट हैज़ इंडिकेटेड डेट नेशनल गवर्नमेंट नीड्स टू। तो नेशनल गवर्नमेंट को किस चीज़ को करने की जरूरत है, तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन देयर बेसिक साइंटिफिक फाउंडेशंस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन इन साइंटिफिक रिसर्च इंडिया नीड्स टू डू मोर बाय। तो यहाँ पर क्या करना होगा इंडिया को, इन्वेस्टिंग स्ट्रांगली इन एजुकेशन। 78 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इंडिया स्पेंड्स डैश इट्स जीडीपी ऑन R&D। यहाँ पर R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और यहाँ पर पैसेज में जो दिया गया है इंडिया केवल 0.25% इतना ही खर्च करता है अपनी जीडीपी का, किस पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। 79 का ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 की ओर देखते हैं। तो इसमें आपसे कहा गया है इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड इट्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इंडिया ने जो अपना एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पर अकॉर्डिंग टू पैसेज जो बढ़ाया है वो आपका निकल कर आता है 4% इन 2011-12 के दौरान। क्वेश्चन नंबर अब 81 से बात करें तो 81 से लेकर 5 तक अगेन पैसेज दिया हुआ है, इसको फिल करना है आपको, ठीक है ना, जो ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो आपका निकल कर आएगा क्या, डोमिनेंट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 81 का 1 ऑप्शन सही है। 82 पर चलते हैं, तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका निकल कर आता है डेट इज़ इम्पॉर्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में आपको फिल करना होगा, 83 में आपको फिल करना होगा प्रॉफिट टेबल। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको फिल करना होगा वेरिंग। 84 में सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, जो लगा हुआ है यहाँ पर किसी बच्चे का ये सही नहीं है, वेरिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 85 की यदि हम बात करें तो 85 में आपको फिल करना होगा पॉजिटिवली, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सही आपको वाक्य है वो छांटना है। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज फार बियॉन्ड फॉर द ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, द वर्क इज टू मच फॉर एनी पर्सन इज टू। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सही आपको सेंटेंस वो छांटना है। फर्स्ट ऑप्शन है हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज फार बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है, थर्ड भी गलत है और सेकंड भी गलत है। तो 86 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल फ्रेजेस फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर जो हमारी करेक्ट फ्रेज है, मोस्ट सूटेबल फ्रेज है, वो यहाँ पर फिल करना है। क्वेश्चन है, व्हेन द एजुकेशन मिनिस्टर एंटर्ड द क्लास सम ऑफ द पीपल्स। तो जो कुछ शिष्य थे, यानी पीपल्स क्या होंगे, यहाँ पर शिष्य ही होंगे, क्वैक्ड इन देयर शूज़, मतलब उनको क्वैक्स हुए इन देयर शूज़। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन 87 का निकल कर आता है डेट इज़ क्वैक्ड इन देयर शूज़, ये हो जाएगा। 87 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस मार्क्ड एज सेक्शंस ABCD एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। ठीक है, यहाँ पर आपको किस सेक्शन में गलती है वो यहाँ पर आपको डिटेक्ट करनी है। द गवर्नमेंट प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन सिटीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब की यूज़ नहीं, सॉरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है।
तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो होनी चाहिए थी द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग। तो यहाँ पर जो मिस्टेक निकल कर आएगी वो होगी ऑप्शन यहाँ पर बी में। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 88 का फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस मार्क्ड एज सेक्शंस ABCD एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर प्रोवाइडेड। देखिए, दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स, ठीक है, ये भी करेक्ट है, दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स। कंपेरेटिव है, दे वर स्ट्रॉन्ग देन लायंस। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है इसमें भी हमें कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी थी जो कि स्ट्रॉन्ग की होती है, स्ट्रॉन्गर। तो सही ऑप्शन यहाँ पर जो होगा ये 1 पे है, सी, ये करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग की जगह हमें क्या यूज़ करना होगा, स्ट्रॉन्ग की जगह हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्गर को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। चूज द ऑप्शन डेट आ सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। तो एक ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ करना है जिसका करेक्ट सिनोनिम है। तो देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है इंडोलसेंस, इंडोलेंस। इंडोलेंस का यहाँ पर जो करेक्ट निकल कर आएगा, इंडोलेंस का मीनिंग क्या होता है, वो स्वभाव में थोड़ा आलसी होना, आलस या आलसी होना यहाँ पर होगा। और इसका जो सही आंसर होगा, सिनोनिम होगा स्लॉथ। स्लॉथ एक यहाँ पर पशु होता है, जीव होता है जो कि काफ़ी समय तक पेड़ पर ही टांगा रहता है और इसी पर सोता रहता है, काफ़ी आलसी होता है, आलसी किस्म का होता है। 90 का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन डेट इज़ एन एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। तो ये जो गिवन वर्ड है उसका एंटोनिम फाइंड करना है। सिनेस्टर, इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पापी, कह सकते हो आप इसको। सिनेस्टर यानी पाप करने वाला, पाप का भागीदार। इसका जो अपोजिट होगा यानी एंटोनिम क्या होगा आप बता सकते हैं, तो वो होगा शुभ या अच्छा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑस्पिशियस यानी शुभ। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और 1 ऑप्शन होगा 91 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ से पूछा गया है चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग छांटनी है वर्ड की। इनग्रेडिएंट, तो 2 ई आ गया, ये गलत है। इसके बाद इनग्रेडिएंट, 92, देखिए 92, तो यहाँ पर इनग्रेडिएंट ये भी गलत है क्योंकि आई पहले आना है, ई बाद में। फिर यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन, इनग्रेडिएंट, INGREDIENT, ये बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा 92 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर 93 की ओर बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड। अगेन आपको यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग के साथ वर्ड है वो छांटना है। प्री डेलिकेशन, ये गलत है, प्री में PRI नहीं होगा, PRE होगा, तो पहला ऑप्शन यहीं पर गलत होता है। फिर यहाँ पर जो हमारा एल के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा, तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्री डायलेक्शंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड चूज द वन बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइंड इडियम एंड फ्रेज। तो यहाँ पर करेक्ट आपको छांटना है। एज यूजुअल ही इज़ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्प्ट, यानी ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्प्ट। ठीक है, यहाँ पर जो अर्थ निकल कर आ रहा है यानी खुद की वो प्रशंसा कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन निकल कर आएगा प्रेजिंग हिमसेल्फ, यानी खुद की प्रशंसा कर रहा है। एज यूजुअल हमेशा की तरह खुद का ही गुणगान कर रहा है, इसका कुछ ही अर्थ होने वाला है। 91 का यहाँ पर करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, 94 का यहाँ पर 1 होगा। 95 देखते हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड चूज दैट द वन बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन ईडियम। अगेन आपको यहाँ देखना है लुक शार्प अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो देखिए शार्प दिखने से ट्रेन का क्या संबंध है भाई, ट्रेन का संबंध तो होगा हरी अप, जल्दी करो अदरवाइज जो ट्रेन है वो आपकी छूट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 95 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल वर्ड आपको यूज़ करना होगा। 50,000 रुपीज़ डैश अ लार्ज सम। तो यहाँ पर क्या वो जाएगा, नहीं, थे नहीं, वर्तमान में है, ये तो है, वर आएगा, ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो गए। डाउट है इज एंड आर में, तो देखिए आर यहाँ पर यूज़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो 50,000 है ना, ये पूरा कंप्लीट मिला के रुपीज़ को सिंगुलर फॉर्म दे रहा है। अब सिंगुलर ये अगर है, ये सिंगुलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब करेंगे, डेट इज़। तो 50,000 रुपीज़ इज़ आ लार्ज सम। तो 96 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 97 में आपसे कहा गया है फॉर द गिविंग डेफिनेशन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर करेक्ट जो ऑल्टरनेटिव वो आपको छांटना है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर और ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस, यानी आप 2 या 2 से अधिक सेंसेस में यदि समझने की क्षमता रखते हैं तो उसके लिए जो एग्जैक्टली यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ होगा, तो ये होगा हमारा एम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 97 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, एम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द म्यूजिकल शो ऑलरेडी बिगेन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल। तो देखिए
एक काम होने के बाद ही यहाँ पर दूसरा काम हुआ है, मतलब म्यूजिकल शो पहले ही शुरू हो गया था जब हम हॉल में पहुँचे, तो एक काम पहले हो चुका था स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑलरेडी बिगिन की जगह पास्ट का ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर आएगा द म्यूजिकल शो हैड ऑलरेडी बिगन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्राफ्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज अ स्किल विच डैश वाई यू विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप भरेंगे 99 का ये होगा आपका कैन बी एक्वायर्ड। क्या होगा, विच कैन बी एक्वायर्ड बाय यू विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, 99 का यहाँ पर फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन पेपर का 100 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनकर बताना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द ही वेलकम्ड मी टू हिज ऑफिस। इसका जो करेक्ट है वो हमें देखना है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ इसका डायरेक्ट फॉर्म है वो चुनना है। ही सेड, तो ही सेड पहले तो आपका क्वेश्चन है ही वेलकम्ड मी टू हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में मेरा स्वागत किया। तो यहाँ इसका डायरेक्ट क्या बनेगा, ही सेड वेलकम टू माई ऑफिस। क्या आएगा, ही सेड वेलकम टू माई ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 100 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट यहाँ पर होता है। टोटल 100 क्वेश्चन थे जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनमें मैं आपको कहूँगा कि ईजी थे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको इंडिकेट किया है शुरुआत में ही, उसमें थोड़ा सा डाउट है, जिसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट कर सकते हैं। केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, अदरवाइज सभी क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया थे। यदि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ अभी किसी तरह की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।